नमस्कार, सटीक सच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर, क्योंकि ये बजट मेगा बजट कहा जा रहा है, महा बजट कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट की बारीकी को समझने के लिए, इस बजट का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। अवनीश अवस्थी जी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समझ, एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे। अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बजट पर बात करें, क्योंकि ये बड़ा बजट, मेगा बजट। लेकिन अवनीश जी, मेरा सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बजट बढ़ रहा है, ये बढ़ते हुए बजट को क्या ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कई बड़े सेक्टर पर फोकस कर रहा है, नए सेक्टर पर फोकस कर रहा है, इसीलिए बजट बढ़ता जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर बजट बढ़ रहा है, और मैं पहली बात तो ये बता दूं कि 9,12,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। पिछले बार से लगभग 12-13% ज़्यादा है। हम लोग 2017 से बजट यूपी का देख रहे हैं और ये 10वां बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जो है उनके समय में ये आया है और वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना साहब ने इसको लॉन्च किया है। मैं इतना ही केवल कह सकता हूँ कि 10वां बजट जो है एक मुख्यमंत्री जी के लिए एक सबसे बड़ा तो रिकॉर्ड यही है कि उन्होंने 10वां बजट अपना पेश किया है। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट बजट ऑफ द कंट्री, यानी पूरे देश में यूपी का बजट अन्य सभी प्रदेशों से कहीं ज़्यादा है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि हमारा जो ये बजट आया है प्रदेश का, इसमें कैपिटल का जो प्रोविज़न है एक्सपेंडिचर का, वो लगभग 2,40,000 करोड़ है। और 2,40,000 करोड़ कई स्टेट्स के बजट के बराबर नहीं है। तो हमारे प्रदेश का कैपिटल बजट भी पूरे देश में बड़े जितने भी अन्य राज्य हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो एक और बजट बड़ा है, एक और 10वां बजट है, एक और कैपिटल इसमें बहुत ज़्यादा है। और इतना बता दें कि शिक्षा क्षेत्र जो है, जो कोर सेक्टर है सरकार के लिए, उसको सबसे ज़्यादा कंपोनेंट 1,12,000 करोड़ के आसपास शिक्षा को दिया है। शिक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 43,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है। हेल्थ सेक्टर को दिया है, इसके साथ साथ जो है स्किलिंग को दिया है, इसके साथ साथ जो है अन्य बहुत सारी नई स्कीम्स भी शुरू की गई हैं। मैं सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा जी। जब बजट आ रहा था तो हम लोग जो पत्रकार लोग हैं वो सोच रहे थे कि इस बार का बजट जो है बड़ा लोक लुभावन होगा, क्योंकि 2027 में चुनाव है। लेकिन इस बार के जब बजट आया तो बजट को देख कर लगा कि विकसित भारत का एक बड़ा रोड मैप इस बजट में नजर आया है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ कई महीनों से, और पिछले सदन में भी विकसित यूपी की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई थी। विकसित भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिस ओर हम 2047 के लिए जा रहे हैं, तो उस ओर हम जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक इकोनॉमिक बजट है, क्योंकि योगी जी ने जो इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नेंस है उसको बिल्कुल कोर वैल्यूज़ को पकड़ लिया है। और इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नेंस में उनकी कोर वैल्यू ये है कि एक और बजट आगे बढ़ाए, एक और पर कैपिटा इनकम जो एक तरह से जो है 40-45 हज़ार रुपये पर पर्सन थी 2017 में, वो 1,09,000 और 1,20,000 तक इस साल के अंत तक हो जाएगी, यानी दुगने से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो कोर इकोनॉमिक वैल्यू पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का है। कोर इकोनॉमिक वैल्यू में ये भी हम आपको बता दें कि जॉब जनरेशन जो है वो बहुत सब ज़रूरी है, और 10 लाख जॉब्स देने की जो है इसमें वादा भी किया गया है अलग अलग सेक्टर्स में। और एक कोर इकोनॉमिक वैल्यू ये भी है कि योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी पर ले जाएंगे। आज की तारीख में कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने यूपी की पहल को देखते हुए अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन ले जाना चाह रहे हैं। तो एक जो फेडरल कंट्री है इंडिया, उस फेडरल कंट्री में इकोनॉमिक फेडरलिज्म भी हो, साथ साथ इकोनॉमिक कंपटीशन विद इन द स्टेट्स हो। और ये भी हम आपको बता दें कि कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे मिल्क का हो, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं केंद्र की उनका हो, सभी इंडिकेटर्स में यूपी नंबर 1 है। आपको लगता है कि हम जिस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, ये कभी बीमारू स्टेट कहा जाता था, बीमारू राज्य
तो क्या बीमारू राज्य से बम्पर उत्पादन की तरफ बढ़ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश बीमारू जब कहा जाता था तो अगर आपको मालूम होगा तो यू जो लास्ट का है वो यूपी का यू है और बीमारू में यूपी का यू तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। बाकी प्रदेशों ने भी प्रोग्रेस की है। प्रधानमंत्री जी का जो 2014 से पूरा अभियान चल रहा है देश के लिए, उस अभियान में हर प्रदेश ने अच्छा किया है। हर प्रदेश में एक पॉजिटिविटी आई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सभी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है और यूपी की जो ग्रोथ रेट है वो 15% से ज़्यादा हुई है और 1 ट्रिलियन अगर हमको अचीव करना है तो उस ग्रोथ रेट को 20% से ज़्यादा ले जाना होगा। ये बजट उस ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान अपना देगा। कई नई चीज़ें दी हैं। एआई पर जो है एक नया मिशन शुरू किया है, डीप टेक पर जो है नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टेट डेटा सेंटर की बात की गई है, डेटा सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करने की बात की गई है, स्किलिंग और यू हब की बात की गई है। तो जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ है। फार्मा का सेक्टर के लिए बात की गई है। जो भी आप हाई टेक्नोलॉजी एरिया सोच सकते हैं, हाई टेक्नोलॉजी एरियाज को लेते हुए प्रदेश को एक तकनीकी प्रदेश से आगे बढ़ाकर हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है वो देकर, एम्प्लॉयमेंट का जो फ़ायदा है वो देकर पूरे प्रदेश को आगे कह सकते हैं। जब एआई की बात कर रहे हैं, तकनीक की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, तो यूपी बड़ा डिजिटल पावर हाउस बनने जा रहा है। देखिए, यूपी की एक बेसिक स्ट्रेंथ है कि इट इज़ 25 करोड़ पॉपुलेशन स्टेट। इट इज़ 7th और 8th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हम दोनों तरफ से देखें, एक संख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरा यूथफुल पॉपुलेशन मोर देन 50-60% है। पूरे विश्व में इतना यूथ नहीं है जितना यूपी में यूथ होगा। तीसरा, अगर हमारा इतना पॉपुलेशन है तो इसका कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है। डेटा के बारे में आप बात करें, 25 करोड़ डेटा और लगभग हमारा स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन 50-60% तक हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में खूब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, डेटा कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जो डेटा कंजम्पशन हमारे रूरल यूथ का ही होगा वो इतना होगा कि कई देशों के बराबर हमारा डेटा कंजम्पशन होगा। तो जहां एक और हमारा कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है, तो मार्केट डेवलपमेंट इसी वजह से ज़्यादा होता है। हम जो है हमारे प्रदेश में अब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा को मैनेज कर सकें, इसके लिए स्टेट डेटा सेंटर बनाने की बात प्रस्तावित की गई है और उसको फिर आगे ले जाए। एक और बड़ा सेक्टर जिस पर इस बार के बजट पे बड़ा फोकस किया गया, एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बजट दिया गया है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर को इसलिए फोकस दिया गया है क्योंकि रोजगार जनरेट कर रहा है, ज़्यादा रोजगार जनरेट कर रहा। अभी मैं लगभग 6 दिन पहले पिछले साल यूपी दिवस में जो योजना शुरू की गई थी सीएम युवा, उस योजना की समीक्षा जो है मेरे सामने जो सीएम फेलोज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपॉइंट किए हैं, उनके लगभग 150 लोगों के साथ पूरे प्रदेश के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ संबंधित एसीएस के साथ मैं समीक्षा में शामिल हुआ। मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो ये स्कीम है 5 लाख रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के हर यूथ को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो दिया जा रहा है, ये 1,11,000 लोगों ने इस साल लिया है। बैंकों का भी सहयोग मिला है और 1.5 लाख का लक्ष्य भी पूरा होगा। तो ये एक नई चीज़ आई है सीएम युवा। हमारे प्रदेश में ओडीओपी नई स्कीम लाई थी, पूरे देश ने इसको अडॉप्ट किया। हमारे प्रदेश में जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की थी, पूरे प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। और अभी बहुत जल्दी ही खान पान में हम लोग इंडिया में हम लोग एक्सपर्ट हैं। इंडियन फूड का जो है पूरे कहीं भी अब इंडियन फूड का एक विशेष दर्जा दिया हुआ है। उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन के लिए 75 करोड़ रुपया इस बजट में रखा गया है। हम क्यों उसको आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे लोग खाना बना रहे हैं, खानसा में है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, बेसिकली वो भी आर्टिस्ट है, खाना बनाना एक आर्ट, उन आर्टिस्ट को हम लोग बचा के संजो के और जो पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे नए आर्टिस्ट खाना बनाने वाले हम तैयार करना चाहते हैं। मैं ब्रांडिंग पे जरूर बात करूंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे मैं समझना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, एक बड़ा अनुभव रहा है जी। पहले कई सरकारों के साथ आपने काम किया है,
अंतर क्या देखते हैं आप? पहले काम करने का जो एक तजुर्बा रहा देखिए, है। अंतर उत्तर प्रदेश में एक पॉजिटिविटी का है और मेहनत का भी है और एक सोच अब ज्यादा और मेहनत विजन करनी को पड़ रही फिर है। इम्प्लीमेंटेशन का है। मैं दो चीज़ों से जुड़ा रहा हूँ। एक्सप्रेसवेज, आप देखिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी में है। बहुत जल्दी गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने तक शुरू हो जाएगी, बनकर लगभग तैयार है, अब उसके ट्रायल वगैरह हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का वो लॉन्च हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज, मेट्रो के लिए इस बजट में प्रोविज़न जो है किया गया है, सबसे ज़्यादा मेट्रो, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वाटरवेज का भी, इनलैंड वाटरवेज का भी जो है बड़ा टर्मिनल वाराणसी में है, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पॉजिटिविटी आई है। एक सोच थी कि कोविड होते हुए भी हमारी पूर्वांचल भी कंप्लीट हुई, बुंदेलखंड भी कंप्लीट हुई, गोरखपुर लिंक भी कंप्लीट हुई, गंगा भी अब लगभग कंप्लीट होने जा रही है, मात्र 2-3% काम बाकी है और 6 से 8 एक्सप्रेसवेज का निर्माण भी इसी साल में शुरू होगा, जो आगे चलने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान जो है प्रदेश को देगा। कानपुर लखनऊ की एक्सप्रेसवे जो बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जल्दी जो है शुरू होने वाली है। ये जब प्लानिंग होती है तो आपको खुशी होती है कि आप जब देखते हैं एक्सप्रेसवेज को, देखते हैं, आप जाते हैं अपनी उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखते हैं और उसमें आपकी बड़ी भूमिका रहती है, तो अच्छा लगता है? मैं अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 10 दिन पहले गया था। मटर का सीजन है, मटर आप खाते होंगे, हम भी रोज खाते हैं। जो बुंदेलखंड में मटर पैदा हो रही है, दिन में तोड़ी जाती है, खेतों में इकट्ठा की जाती है, बैग्स में पैक की जाती है, रात तक ट्रकों में आ जाती है, एक्सप्रेसवेज के माध्यम से बुंदेलखंड के माध्यम से आगरा होते हुए दिल्ली सीधे मंडी में अगले दिन सुबह। उन किसानों को जहां छुट्टा पशु जहां घूम रहे थे, छुट्टा पशु भी कंट्रोल हो गए, जायद की भी फसल हो गई, अन्य सभी फसलों में मेजर योगदान हुआ। वहां की मटर अब दिल्ली जा रही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है एक्सप्रेसवेज के थ्रू। बिल्कुल, आपने ओडीओसी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का जिक्र किया। मुझे लगता है ओडीओपी से जब शुरुआत हुई, ओडीओपी हुआ, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज हुआ, ओडीओसी हो गया, ये एक जिला का उत्पाद हमें लगता है लगातार बढ़ता ही जा रहा है अब। देखिए, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं। इस प्रदेश में हर जिले की अपनी पहचान है। अगर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है, ब्रेक थ्रू स्टेट, अनलिमिटेड पोटेंशियल, देश में सबसे अग्रणी स्टेट, डबल इंजन का स्टेट, तो उस श्रेणी में अगर हम अपने प्रदेश को ला रहे हैं तो हमारे प्रदेश के हर जनपद को भी आगे बढ़ना होगा। निश्चय ही गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, ये जो एनसीआर के हमारे जिले हैं, ये आगे हैं इकोनॉमिक साइड में, लेकिन लखनऊ क्या पीछे रहेगा? इसके लिए स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। गोरखपुर क्या जो है पीछे रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए विशेष जो है व्यवस्थाएं बनाई है। वाराणसी का पीछे रहेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं संसदीय क्षेत्र है, मैं वहां कलेक्टर रहा हूं, जब तब से और अब में लगता ही नहीं है वाराणसी में इतना जो है विकास हो सकता था, कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। प्रयाग में अगर जाइए तो 2019 का कुंभ देखा था, अब 2025 का भी कुंभ देखा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आगरा जाइए, बरेली जाइए, हर शहर में मजबूती से काम हुआ है। हम कहते हैं हेल्थ सेक्टर में भी इस बार के बजट में बड़ा फोकस किया गया। वन मेडिकल एम्स का तो अपना एक जाल है ही, लेकिन हेल्थ सेक्टर को भी बड़ी मजबूती दी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत जल्दी ही भारत सरकार के सहयोग से AI एंड हेल्थ पर एक कॉन्क्लेव यहाँ हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भाग लिया था। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर इसलिए है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अगर लिमिट कर दिया जाए तो बहुत सारे रूरल पर्टिकुलरली जो परिवार हैं या जो शहरों में जो परिवार हैं, उनको विशेष सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत के आने से 5.5 करोड़ तो लाभार्थी हमारे ही प्रदेश में हैं, उनको हजारों करोड़ रुपए का जो है लाभ अब आयुष्मान भारत योजना से मिल रहा है। लेकिन हाई एंड व्यवस्था करने के लिए इस बजट में लगभग 900,000 करोड़ रुपया केवल PGI को दिया गया है कि PGI को एम्स दिल्ली की टक्कर का बना सके, PGI लखनऊ को PGI चंडीगढ़ की टक्कर का बना सके और उसको एक क्वाटरनरी केयर
यानी जीन थेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और जो हाई एंड एरियाज पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकते हैं वो हम कर सकें। इको टूरिज्म पर भी बड़ा फोकस है। ये भी इको टूरिज्म, चाहे हम अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, नैमिषारण्य की बात करें, टूरिज्म से भी मेरा पुराना नाता रहा है आपका। जी, तो अयोध्या, काशी, प्रयाग, कुंभ, नैमिष, आगरा, इसके साथ साथ जो है बरेली, हर तरफ टूरिज्म का तो विशेष योगदान दिया है। टूरिज्म में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, बौद्ध टूरिज्म है, उसको विशेष रूप से जो है भारत सरकार से भी सहयोग हमको मिल रहा है। जो बुंदेलखंड में जैसे कालिंजर का फोर्ट है, उसके लिए विशेष रूप से जो है योगदान दिया जा रहा है। बहुत सारे देश केवल टूरिज्म पर सरवाइव करते हैं, क्योंकि टूरिज्म से जो है मनी भी आता है और जॉब्स भी मिलती है। आपने जॉब्स का जिक्र किया, कहा जा सकता है कि इस बार के बजट में मिशन रोजगार पर बड़ा फोकस किया गया है। 1.5 लाख सरकारी यूपी का वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र 2.6% है। यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोविड में आपने देखा होगा कि 40 लाख लोग जो अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनको ट्रेन से वापस कोविड में जब सब जगह लॉकडाउन हुआ तब बुलाया गया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन 40 लाख, और मैं आजमगढ़ का भी कलेक्टर रहा हूं, गोरखपुर में भी रहा हूं, फैज़ाबाद में भी रहा हूं, बनारस में भी रहा हूं, जौनपुर में मैं पोस्टेड रहा हूं। तो जो हमारे पूर्वांचल के साथी हैं जो पहले बाहर जाया करते थे, अब वो कहीं ना कहीं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने प्रदेश में भी काम कर सकें, या बहुत दूर जाना हुआ तो नोएडा में काम करने का अवसर मिलता है, गाजियाबाद में काम करने का अवसर मिलता है, मेरठ में काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन अपने घर के निकट या अपने घर पर ही काम करने का अवसर मिलता है। मेरी ये मानना है कि अगर एक गणना की जाएगी तो जो 40 लाख लोग बाहर काम करते थे, कम से कम उसमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे अपने प्रदेश में जो वापस आकर अब अपने प्रदेश में स्थायी रूप से काम करते हैं। क्या आप कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा बड़ा हब बनेगा, जैसे यहाँ के लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, देखिए वहां से लोग यहाँ आएंगे? मैं तो एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि ये जो 40 लाख लोग आए थे, ये वो लोग थे जो आर्टिजन्स थे, हाथ से काम करने वाले कारीगर। बहुत सारा जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश का है, उसमें भी यूपी के ही लोग, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो। तो ऐसे में अगर एआई, आईटी, इन सब एरियाज में भी हमारे यहाँ और प्रोग्रेस होगी, तो जो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं वो अपने ही प्रदेश में आके रह सकते हैं। बजट में डेटा सेंटर, डेटा क्लस्टर को लेकर भी बड़ा काम फोकस किया गया है जी। अब आज 14 तारीख है, परसों से एआई का बड़ा समिट दिल्ली में होने वाला है। मैं भी भाग लेने वाला आप भी जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा हब बनने की तरफ है। अगर हम एआई की बात करते हैं, डेटा सेंटर की बात करते हैं, डेटा क्लस्टर की बात करते हैं, चैलेंज उसमें दो हैं। चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम क्या अपने यूथ को जो टेक्निकली ट्रेंड है उसको एआई के लिए भी ट्रेनिंग दे सके। अभी केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि क्लास 3 से जो है एआई की ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे, लेकिन हमको बहुत तेजी से काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल्दी बने एआई और बाकी सब एरियाज़ में, जिससे कि हम अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को, हम अपने माध्यमिक के कम से कम स्टूडेंट्स को एआई के प्रति आगे ले जाएं। और इस बार जैसे एआई मिशन भारत सरकार का 10,000 करोड़ का है, मुख्यमंत्री जी ने 2,000 करोड़ का यूपी एआई मिशन घोषित किया है, और उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस बजट में ऑलरेडी जो है आई थिंक 225 करोड़ जो है ऑलरेडी व्यवस्था कर दी है। फॉर्म एग्रीकल्चर की बात करें, मैं सीएम का बजट के बाद उनका भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ अन्नदाता न बने, वो उद्योगों की तरफ जाए, वो उत्पादनकर्ता भी बने, वो इंडस्ट्री की तरफ भी जाए। देखिए, अभी परसों ही फूड प्रोसेसिंग का मैं डेटा देख रहा था, और हमारे फूड प्रोसेसिंग के जो एसीएस हैं उन्होंने डेटा भेजा था। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि फूड प्रोसेसिंग जो बेसिकली इज़ दी फॉरवर्ड लिंकेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल, फूड प्रोसेसिंग के एरिया में लार्ज स्केल नई यूनिट्स आ रही हैं, और इसमें जितनी नई यूनिट्स आ रही हैं वो बेसिकली यूथ ला रहा है। तो ये निश्चय ही ये बहुत अच्छा
जो है ट्रेंड है। मेरी मानना यह है कि पूरे देश के सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यूपी में आ रही है। भाई, इस बढ़ते हुए बजट को लेकर, बढ़ता हुए उत्तर प्रदेश को लेकर निवेश कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, बढ़ते हुए बजट को लेकर निवेश का ही तो बेसिक क्रिटिकल फैक्टर है। यूपी का जो टैक्स रेवेन्यू, ऑल्दो नो न्यू टैक्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द लास्ट 9 years, यूपी का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका अगर हम देखें तो उसमें मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। वी आर अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। पिछली बार जो है जब घोषणा की थी वित्त मंत्री जी ने, 65,000 करोड़ का हमारे पास सरप्लस था। हमारे सामने चैलेंज ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज को टाइमली खर्च करके इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हम अपने बजट के पूरी धनराशि खर्च कर चुके हैं। हमारा जो है बजट का 80-85% खर्च हो जाता है और ये अन्य प्रदेशों से बेटर है, लेकिन अभी इसमें और जोर लगाने की ज़रूरत है कि हम अपने बजट की पूरी धनराशि खर्च करके बजट को और आगे हम बढ़ा सकते। क्या बजट कहा जा सकता है कि जब वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बैंक्स भी जो है बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दे रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है तो उस गंगा एक्सप्रेसवे में बैंक का करीब 60% पैसा लगा हुआ है, यानी लगभग 25-30 हज़ार करोड़ में 20,000 करोड़ से ऊपर जो है स्टेट बैंक का है और जो है विदेश के बैंकों का भी है, तो जो है सिंगापुर के बैंक का भी है। तो ऐसे में पैसे की कमी नहीं है एज लॉन्ग एज यू हैव गुड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, और अगर रेवेन्यू स्ट्रीम डिफाइन हो जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो बहुत स्कोप है कि हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने भरोसा बरकरार रखा है दुनिया देश का, पूरे भरोसा नहीं, हुंकार लगाई है। और उत्तर प्रदेश ने जो है योगी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश का ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो दिन वी आर द वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री, वो दिन दूर नहीं होगा जब यूपी विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। युवाओं को लेकर आप क्या सोच पा रहे हैं इस बार के बजट में, जब हम युवाओं के सपनों की बात करते हैं? देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इकोनॉमिस्ट आए थे 1 ट्रिलियन पर, जब हम लोग ने शुरुआत में चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, अमेरिका के थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 1 ट्रिलियन तक ले जाना है तो सरकार के 2 प्राइम दायित्व हैं, बाकी और कोई दायित्व इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये 2 दायित्व इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला दायित्व है कि सरकार एजुकेशन सेक्टर में लर्निंग आउटकम्स बेटर करे। यानी क्यों नहीं हमारे गांव के पहले कक्षा के छात्र को वही क्वालिटी लर्निंग मिले जो हमारे शहर के अपने बच्चे को मिलते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इसमें डिबेट पहले हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम अपने बेसिक के प्राइमरी स्कूल्स को देखें तो क्लास 3 में मैथ्स और लैंग्वेज में वी आर 10% बेटर देन द नेशनल एवरेज। अब हमको क्लास 6 में, क्लास 9 में और फिर इंजीनियरिंग और बाकी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी में और बेटर करने की जरूरत है। तो लर्निंग आउटकम्स इज द फर्स्ट थिंग। इसलिए आपने देखा कि बजट में 1,12,000 करोड़ एजुकेशन दिया, विच इंक्लूड्स ऑल एजुकेशन। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हमारे ये इकोनॉमिस्ट ने कहा वो है स्किलिंग। आपके पास कौशल होना चाहिए फॉर रोजगार। बहुतेरे यूथ जो है कॉलेज से निकलते हैं या 12th पास करते हैं, लेकिन रोजगार के लिए अगर उनको लगाओ तो वो, आप अगर जानते होंगे, CNC मशीन में अगर उनको खड़ा कर दिया जाए कि आप मशीन टूल्स की जो है ग्राइंडिंग करें, नहीं कर पाएंगे, हालांकि सीख के ITI से आए हैं। तो ये जो क्वालिटी है ITIs की, ये अब बेहतर की जा रही है, इसमें इंटर्नशिप्स कराई जा रही हैं और इस बार जो है स्किलिंग के लिए जो है विशेष रूप से बहुत बड़ा बजट रखा गया है, जिससे कि हम इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकें। स्किलिंग में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो स्किल डेवलपमेंट जिन जगहों पर कराया जाए वो कोई भी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर ना हो, एक्चुअली धनराशि का उपयोग हो, एक्चुअली बच्चे को जो है सिखाया जाए और उसका एक्चुअल आउटपुट ऐसा हो कि वो सीधे रोजगार पा सके। एक आखिरी सवाल महिलाओं को लेकर, क्योंकि चाहे हम स्कूटी देने की बात करें 400 करोड़
से ज़्यादा का बजट निर्धारित किया गया है। महिला सुरक्षा पर बड़ा फोकस है और उसी का परिणाम रहा है कि महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती हैं। मैंने दो चीज़ों पर अभी आपसे चर्चा नहीं की। पुलिस जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो ज़बरदस्त जो है व्यवस्था की गई है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो फॉरेंसिक का एरिया हो, चाहे वो बेसिक पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फायर का हो, तो इन सब एरियाज़ में विशेष रूप से किया गया है। और इसमें विशेष रूप से महिला सुरक्षा पर जो मिशन शक्ति है उस पर, मिशन शक्ति भी यूपी से शुरू हुआ, तो मिशन शक्ति पर विशेष योगदान दिया है। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कि कोई भी अगर व्यक्ति महिला के प्रति कोई अपराध करता है या बच्चों के प्रति कोई पॉक्सो में आता है तो उसको बहुत सख्त उसको सज़ा होती है। तो इस सज़ा को सुनिश्चित करने के लिए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस बार बहुत ज़बरदस्त पैसा दिया गया है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पूरे देश में कहीं भी नहीं है, लेकिन 6 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी दिए गए हैं। ये पहली बार प्रदेश में हुआ है। इसकी चर्चा खुद चीफ जस्टिस साहब जो इंडिया के हैं उन्होंने की और उन्होंने कहा कि यूपी का मॉडल जो जस्टिस सिस्टम का है पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो एक तो महिला सुरक्षा पर इस ओर में काम हो रहा है और दूसरा महिलाओं को संगठित करके अगर एसएचजीज को लाइवलीहुड को, जो महिलाओं में जो है ड्रोन दीदी हैं उनको, तो हर प्रकार से जो है केंद्र सरकार भी इसमें जो है बहुत पुश दे रहा है और प्रदेश भी इसको आगे पुश दे रहा है। केंद्र और प्रदेश का इतना बढ़िया सामंजस्य, मैं चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं कह सकता हूं कि इतना बढ़िया सामंजस्य कम देखने को मिलता है। देखिए, पार्शलिटी मत करिएगा। 10 में से कितने नंबर देंगे यूपी बजट को? 10 में से मत करिएगा। 10 में से 10 नंबर देंगे। पार्शियलिटी नहीं है, आप अगर उसकी ओवरऑल समीक्षा करेंगे 10 में से 10 देंगे। लेकिन दो चीज़ों पर हमें और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारा बजट है इसका संपूर्ण हमारा खर्च हो जाए, और दूसरा खर्च भी हो तो टाइमली हो, यानी हमारे सब प्रोजेक्ट्स टाइम से पूरे हो जाए। ये और एजुकेशनल आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स और स्किलिंग, ये 4 चीज़ों पर अगर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो हमारा प्रदेश कूदता फांदता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और जैसे कहा गया ना कि जैवलिन में हमने जो है इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल पाया है, तो हम भी ऐसा भाला फेंकेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर यूपी का नाम हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा भाला फेंका जाएगा जो विकसित उत्तर प्रदेश की उस गोल, उस निशाने पर लगेगा जो 25 करोड़ की जो आबादी है ना, उसके बड़े सपने, और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए इतना बड़ा मेगा बजट, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इस समय प्रदेश के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर चर्चा के लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।